हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यार ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में से मैं आपको कुछ 16-17 सवाल लगवा चुका था। आज जो है ना, उसके आगे यानी कैपेसिटेंस के ऊपर, इक्विपोटेंशियल के ऊपर, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको काफी मजे आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से यार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना नोटबुक निकालिए, आप लोग अपना पेन निकालिए और जैसे जैसे सवाल आते जाए पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें और मुझे आप बताएं कि इसमें से कितने क्वेश्चंस थे जो आपसे खुद से लग गए, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो आज आपने सीखे और आपको बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीजें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा और आगे आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप देखोगे तो लास्ट क्लासेस में, मतलब जो इसका एक पिछला न्यूमेरिकल्स वाला सेशन था, उसमें हम ये सारे सवाल कर चुके हैं जो आपके सामने यहां पर मैं पेज पलट रहा हूं। राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो नहीं थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं एक बार ही देख लेता हूं। हाँ, हमारा पॉइंटर आगे काम नहीं कर रहा था। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे, ठीक है ना। इसमें एक ये क्वेश्चन रह गया था उस दिन हमारा, क्योंकि हम उस टाइम तक ई और वी के बीच का रिलेशन नहीं बता पाए थे आपको। तो एक सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चा, डिस्क्रिप्शन में मेरी पेड क्लासेस का लिंक है। आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है, चाहे आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नीट, जेई, सीबीएसई, आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट वहां से मिल रहा होगा। करीब करीब 3,000 रुपए के आसपास का कोर्स है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल पा रहे होंगे ऑनलाइन में। मतलब बहुत मजे आते हैं, आप वन ऑन वन मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चा आगे। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पॉज करिए, फिर आप खुद से करने की कोशिश करिए। जब आपसे बने तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं यहां पर आपको करवाने के लिए। ये कह रहा है सर v इज इक्वल्स टू -5x प्लस 3y प्लस √15z, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? बच्चा, आपको एक चीज पता है, दैट E इज इक्वल्स टू -dv/dr। याद है बच्चे? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से इस बात में कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको एक चीज और बताई थी मैंने, दैट E इज इक्वल्स टू -del v/del x माइनस del v/del y माइनस del v/del z। ये आपका i कैप होता है, ये j कैप होता है और ये k कैप होता है, यदि हम वेक्टर की बात करते हैं तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, बट चलना तो इसी तरीके से पड़ेगा हमें, यानी माइनस del/del x। अभी v की जगह आप देखो, आप पूरा रख सकते हो, बट मैंने आपको कहा था इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब ये होता है कि x के रिस्पेक्ट में सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, y और z इसके लिए कांस्टेंट होगा, y के लिए x और z कांस्टेंट होगा, z के लिए x और y कांस्टेंट होगा। एंड वी ऑल नो दिस थिंग कि भाई जो एक अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखो करके देखो एक बारी, यहां पर आप -5x कर लो एक बारी, ठीक है बच्चा, क्योंकि यार 3y और √15z कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया। माइनस में del/del y ऑफ, अच्छा यहां पर i कैप जरूर लिखना, इधर 3y लिखोगे आप और यहां पर आप j कैप भी लिखेंगे, माइनस del/del z ऑफ, इधर आप √15 लिखेंगे, ठीक है ना, √15z लिखेंगे और इधर आप k कैप भी लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग पहले माइनस ब्रैकेट में लगा लेते हैं फिर उसको प्लस करते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हमारा रिमोट कहां चला गया? घबराने वाली बात नहीं है, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है। थोड़ा सा हम एसी को तेज कर देते हैं। हाँ, तो ये आपका हो गया। सो आई कैन से दैट E इज इक्वल्स टू माइनस del/del x, या माइनस सीधा सीधा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x का सिर्फ 5, ये ऐसा हो गया, राइट, माइनस 3j कैप माइनस √15 k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वेक्टर के पर्सपेक्टिव से एक हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो √a² + b² + c² हो जाएगा।
मानी 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -√15 का स्क्वायर, सही है। सो दिस इज बेसिकली 25 प्लस 9 प्लस 15 और आई कैन से दिस इज 34 49 का रूट इज 7 ओनली। तो ये आपका एक पहला ही सवाल था। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को करके अच्छा लगा होगा, आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा था अब हम उसको प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, कितने बच्चों का ये सही था, लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताना कितने बच्चों का ये सही था और कितने बच्चों का ये गलत था। राइट बच्चा पार्टी, हाँ जी बच्चों, आई होप सो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, मानी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा। सो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री ऑलवेज। आई होप दिस इज क्लियर। In the next question, in a certain region, a uniform electric field exists along x direction. मानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन के along है। The equipotential surface associated with this field will be. थोड़ी देर पहले इस वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ऐसी बात है तो भैया यहां पर अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है या एक्स डायरेक्शन में है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर मेरा एक्स डायरेक्शन में है तो जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, तब बच्चा जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए ये आपका परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है या ना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स का परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, वाई जेड। एक्स का परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई जेड। सो यू कैन से दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इक्विडिस्टेंट प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड। वाई जेड के पैरेलल उसका परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन। यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड के परपेंडिकुलर मानी एक्स में ही होगा, एक्स में ही लाई कर रहा होगा। ये यहां से आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन से भी कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बोलो भैया बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है सर इफ वी कैरी अ चार्ज वंस अराउंड एन इक्विपोटेंशियल पाथ, if we carry a charge once around an equipotential path, then work done by the charge is what? Then work done by the charge is what? 0. You know why? भाई देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब है, डेल्टा वी इज 0। भैया इक्विपोटेंशियल का मतलब हो गया डेल्टा वी इज 0, यस और नॉट। इक्विपोटेंशियल का मतलब हो गया डेल्टा वी इज 0 एंड इफ डेल्टा वी इज 0, यदि डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन तो क्या ही होता है भाई, क्यू डेल्टा वी मानी 0 ओनली। भाई जब आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अभी यहां पर v1 भी v है, v2 भी v है, तो इसका मतलब v2 माइनस v1 इज v माइनस v विच इज 0 ओनली। तो ये बात तो वैसी खत्म हो गई आपकी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उस दिन नहीं करे थे, ठीक है ना, जो मैं आज आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो यार। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपका वही कॉन्सेप्ट लगना है। कैसे? ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना है आपको इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो आपको ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इसको डी आर करके आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स कहां से कहां तक लेनी है भैया, 0 से 2d तक। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है ना, इतना मैंने आपको हिंट। सर माइनस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है ना, इसलिए मैं माइनस को अभी विड्रॉ करके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो और होमवर्क करके प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। देखो बच्चा, अगर मैं आप लोगों को कोई भी चीज एज अ होमवर्क देता हूं या कोई भी एक क्वेश्चन मैंने कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, तो मैं ये एक्सपेक्टेशंस रखता हूं कि अब मुझे पता चले कि आपने वो करा कि नहीं करा। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया कि नहीं कर लिया, उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये बच्चा रेगुलर है, ये बच्चे ने ये कर लिया, दिस इज वेरी नाइस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में।
ठीक है ना, तो हम इसको तो करेंगे नहीं, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, दिस इज ऑल्सो डन बाय अस इन द लास्ट क्लास, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम यहां पे अब हमारे कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, अभी हमारे कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम वे सारे क्वेश्चन यहां पर निपटा रहे होंगे, कर रहे होंगे। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज नोन एज, यार चार्ज टू पोटेंशियल Q by V is C only because C is equals to QV, because C is equals to QV। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था, चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो इज कैपेसिटेंस ओनली, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। अगला बोलता है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका था, ठीक है ना, ये मैं ऑलरेडी कर चुका था, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ये क्वेश्चन हमने नहीं करा हुआ है। सो दे बी लाइक 8 ड्रॉप्स ऑफ Hg आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर सिंगल ड्रॉप। मैंने आपको कहा था ये जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस है, मैंने आपको पोटेंशियल में भी कराया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर 1 में भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था। ये जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आपको हमेशा वॉल्यूम को एक दूसरे के कंपैरिजन में रखना पड़ता है। जो छोटे वाले चार्जेस है उनका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बड़े वाले चार्जेस के वॉल्यूम के बराबर, और वहां से फिर आपको कैपेसिटेंस निकालना होता है। वहां से जब आपका रेडियस निकलता है, फिर आप देखो कैसे करते, 8 ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। इसका मतलब भैया volume of 8 drops is equals to volume of bigger drop. Volume of 8 drops is equals to बच्चा volume of bigger drop। भैया 8 ड्रॉप का वॉल्यूम मानी 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सही है बेटा, और उधर बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम मानी 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो कट जाएगा, आई कैन से दैट 8 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, और आई कैन से r इज इक्वल टू, जब ये 8 का अंडर क्यूब होगा तो 2 बचेगा, r का अंडर क्यूब होगा तो सिर्फ स्मॉल r बचेगा। तो बड़ा रेडियस छोटे वाले के 2 गुने के बराबर है। अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल ड्रॉप टू दैट ऑफ बिगर ड्रॉप, यानी c स्मॉल बाय c बिग पूछ रहा है, विच इज नॉर्मली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये कट जाएगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 2r which is 1:2। तो therefore ratio is 1:2, therefore ratio is 1:2, and I hope this is very very clear to you all। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक आपको समझ में आया? प्लीज इसको नोट डाउन करिए, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछता है, और जब भी पूछता है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। आपने शायद एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं सिर्फ थियरी देने में, सिर्फ डेरिवेशंस देने में बिलीव कभी नहीं करता। आप देख रहे होगे कि हर 3-4 सेशंस के बाद मैं एक ऐसा सेशन जरूर लेकर आता हूं जिसमें मैं सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा होता हूं, जिसमें आपको काफी सारा बेनिफिट मिलता है उन न्यूमेरिकल्स से। एंड यस, हियर वी गो, दिस इज लाइक मतलब एक ऐसा सेशन होता है जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराता हूं, जिसमें आपको कुछ 20, 25, 30 सवाल करा रहा होता हूं। किसी में चैप्टर 1 में तो मैंने 1.5 घंटे का सेशन ले लिया था, जिसमें करीब करीब 50 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। तो मजे बहुत आते हैं उसमें, आपको ये करने होते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B of radii A and B respectively are at the same potential. The ratio of the surface charge densities is, माने सिग्मा A अपॉन सिग्मा B पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है सर व्हाट इज दी सिग्मा A बाय सिग्मा B, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटीज। बट वो कह रहा है कि इनका पोटेंशियल सेम है। अभी जब ऐसा बोलता है तो इसका मतलब यार VA इज इक्वल्स टू VB हो जाएगा बच्चा। यार पोटेंशियल सेम है का क्या मतलब है? VA इज इक्वल्स टू VB, इसका मतलब सर KQ बाय, इसका मतलब सर KQ बाय A, ठीक है ना भाई, रेडियस तो A ही है, बराबर, ठीक है ना, चार्ज अलग अलग होगा, हाँ बिल्कुल अलग अलग होगा, तो A ले लेता हूं इसको, ठीक है ना, बराबर KQB बाय B, सही है, ये तो अलग हो गया, सही है, तो इसका मतलब QA अपॉन QB जो आ रहा है वो आ रहा है A बाय B, सही है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है यार। एक बात बताओ भैया, सिग्मा A, सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, अपॉन सिग्मा B जो होगा वो क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया, मानी 4 पाई A स्क्वायर बटे में चार्ज ऑफ B बटे में 4 पाई B स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर, यानी दिस इज बी लाइक QA इंटू B स्क्वायर अपॉन QB इंटू A स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही है। QA बाई QB क्या है? A बाई B, so this is basically A by B into B square by A square। सर B से B कट गया, A से A कट गया, आंसर इज B by A। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इस तरीके से उसका जवाब देना है। आपके सामने है क्वेश्चन,
आपके सामने सब चीज, प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज एक बार ये देखिए और फिर आगे मुझे बताइए आप। आई होप यू गाइस डन दिस। और मैं फिर से वही कहूंगा, किसी भी बच्चे को अगर हमारे पेड कोर्स की तरफ जाना है, किसी भी बच्चे को अगर हमारा पेड बैच लेना है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके वीके आर्मी कोड का यूज करना है, वहां से आप मेरे साथ पेड में आ जाओ। 36th क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? 36th क्वेश्चन क्या बोलता है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैज अ चार्ज Q, द एक्चुअल चार्जेस ऑन इट्स प्लेट्स आर। भाई अगर हम ये बोलते हैं ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास चार्ज Q है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी एक प्लेट के पास प्लस Q होता है और दूसरी प्लेट के पास माइनस Q होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली सी वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। प्लीज आप इसको एक बार करिए, एक सेकंड में रिज्यूम करते हैं, एक सेकंड में रिज्यूम करते हैं, ठीक है ना बच्चा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ठीक है ना। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। यार एक बात बताओ, सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। आप कह रहे हो कि ये जो डी है इसको मैंने बढ़ा दिया, आप कह रहे हो कि सर ये जो डी है मैंने इसको बढ़ा दिया, तो इसका बेसिक सा मतलब है ना कि यार सी मेरा डिक्रीज हो जाएगा, सो दी कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, है ना। अब कैपेसिटेंस इंक्रीजेस तो है नहीं भाई, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस तो है नहीं, ठीक है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, क्या ये वाला बात सही है? अभी देखते हैं एक बारी। द टोटल चार्ज इंक्रीजेस, क्या ये वाली बात सही है? द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम, क्या ये बात सही है? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, उसने कहा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया, अब प्लेट्स को मैंने दूर कर दिया। आपको एक चीज पता है कि यार डिस्टेंस जैसी बढ़ाएंगे तो सी घटेगा, सी घटेगा, है ना। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, दैट सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, दैट सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। हमने कहा था सी इज अ कांस्टेंट, मानी चार्ज बाई वी का रेशियो सेम है, तो सी क्यू और वी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर तो मैं ये बोलता कि कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, तो भाई मेरा आंसर सही हो जाता, ये तो गलत हो गया। अब इसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, ये तो कहीं से भी मतलब आप देखो ना, अगर आपके पास ये बोला जाता कि भाई चार्ज सेम है या फिर कुछ है तो एक अलग बात होती, ठीक है ना, मतलब चार्ज चेंज हो रहा है या फिर है। अब इतना जरूर है कि भाई मेरे पास यहां पर सी जो है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब आपको ये लगेगा कि अगर सी डिक्रीज हो रहा है तो सर वी शुड बी इंक्रीज्ड। अब तो आपको यही लगेगा ना कि सर सी अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो वी शुड इंक्रीज, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि यहां ऐसा नहीं है, यहां ये है कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, मतलब दिस इज अ कांस्टेंट। अब बोलते हो ना एक कांस्टेंट, Q बराबर C में C इज अ कांस्टेंट, तो Q बाई वी का रेशियो सेम होना चाहिए, तो Q बाई वी का रेशियो सेम होना चाहिए। यदि आप यहां पर ये कहते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, तो चार्ज को डिक्रीज भी होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आप ये कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, तो चार्ज को डिक्रीज भी होना चाहिए, तब जाके C सेम रहेगा। तो इतना पता चल गया कि भाई ये वाला आंसर तो नहीं है। अब आपको ये गेस करना है कि ये आंसर है, ये आंसर है या ये आंसर है। जितना मुझे लग रहा है कि आप लोग इजीली इसको कमेंट बॉक्स में बता दोगे, राइट बच्चा पार्टी। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, सी डिक्रीजेस, मैंने पूरा लॉजिक भी आपको समझा दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन तीनों में से किसका आंसर सही है, मतलब क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट इट गाइस? अगले सवाल पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 10 माइक्रोफैरेड। एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर का जो कैपेसिटी है वो 10 माइक्रोफैरेड। When the distance between its plates is 8 centimeter, if the distance between the plates is reduced to इतना, its capacity will be। भैया C जो है वो एप्सिलॉन नॉट A by D है, यानी C is inversely proportional to D। आपने क्या बोला? आपने D को हाफ कर दिया, मतलब आपका जो D डैश है वो हाफ है। अब आप D को कम करोगे तो C बढ़ेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात। यदि आप D को हाफ करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डबल होगा, 10 का 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था कि वो कह रहे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। स्मॉल डी को आपने बढ़ाया तो कैपेसिटेंस आपका कम होना चाहिए, यहां पर आप डी को कम कर रहे हो तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितना? अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब हाफ कर दिया, तो कैपेसिटेंस आपका डबल हो जाना चाहिए। दैट्स इट, छोटी सी बात है। अगला अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है?
कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेयर अप्लायंसेस नीड मोर करंट। भाई कैपेसिटर क्या है? दे आर डिवाइस विच इज यूज्ड टू होल्ड चार्ज। बहुत सारी किताबों में स्टोर चार्ज है, तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेस, मतलब ये उन अप्लायंसेस में यूज होता है, उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है जिनको ज्यादा करंट की नीड होती है, क्योंकि ये चार्ज होल्डिंग डिवाइस है। बुक्स के अकॉर्डिंग चार्ज स्टोरेज डिवाइस है ये। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर है। गॉट इट गाइस? ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगला सवाल बोल रहा है कि अगर n कैपेसिटर्स, हर एक का कैपेसिटेंस C है, ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? रेजिस्टेंस के लिए NR होता था, बट कैपेसिटेंस के लिए C/N होता है, क्योंकि जब ये सीरीज में लगे होते हैं तो ये ऐड नहीं होते हैं। 1/C सीरीज इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/CN होता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को पॉज करो, कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, आपसे बन पाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस अक्सर आपको करने हैं, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2, 3 and 6 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 10 वोल्ट सोर्स। द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज व्हाट? ध्यान से देखो, 2, 3 और 6, ठीक है ना? और पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है ना? यदि ऐसी बात है तो इस वाले पे पिकोफैरेड माइक्रोफैरेड है, 3 वाले पे चार्ज पूछ रहा है। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, चार्ज तो सबका सेम ही रहेगा, यानी तीनों में चार्ज सेम रहेगा सीरीज में है तो बस एक क्यों निकालो? उसके लिए आपको C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो 1/C सीरीज इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और आई कैन से 6, 3 प्लस 2 प्लस 1। C सीरीज क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। C सीरीज तो क्या आ जाएगा? 1। क्या मैं सही कह रहा हूं? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने यहां पर? LCM 2, 3 और 6 का क्या रहेगा? 6 ही रहेगा ना भाई, या 18 हो जाएगा? नहीं, देखिए एक बारी, 2 एकम 2 3, 2 3 6, 3 एकम 3, LCM तो 6 ही हो गया इसका, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, 2 3 6 प्लस 3 2 6 प्लस 1 एकम 1, तो ये C सीरीज आपका 1 माइक्रोफैरेड आ गया। यदि ऐसा है तो आपको इसके अक्रॉस चार्ज चाहिए, तो Q बराबर C सीरीज इंटू V हो जाएगा। और चार्ज तो आपका 10 माइक्रोकूलम्ब हो गया, क्योंकि पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है, और जो कैपेसिटेंस है सीरीज का वो 1 माइक्रोफैरेड। टोटल चार्ज 10 है, और वही चार्ज सबके पास भी जाएगा। इसके पास भी 10 माइक्रोकूलम्ब, इसके पास भी 10 माइक्रोकूलम्ब, और इसके पास भी 10 माइक्रो। बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको इजीली इसका आंसर समझ में आ गया है ना? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर 2 कैपेसिटर्स है सीरीज में, अगर जोड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी इतना है, और यदि उन्हीं को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तो इतना है। मतलब C सीरीज जो है वो 3 माइक्रोफैरेड है, और यदि उनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तो वो 16 माइक्रोफैरेड है। तो C1 और C2 कितना होगा? आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार पॉज कर लो, पॉज करके एक बार इसको करने की कोशिश करो, ठीक है ना? देखो आपका आंसर क्या आता है। बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा आप लोग का, ठीक है ना? क्या कर सकते हैं हम यहां पर? सबसे पहले जब सीरीज में जोड़ते हैं तो C सीरीज क्या होता है? C1 C2 बाई C1 प्लस C2 है ना? ये आपका तरीका है। देखिए ऑप्शंस देख के आपको ये बात पता होना चाहिए कि C पैरेलल का मतलब होता है C1 प्लस C2, माने दोनों को जोड़ के उसने 16 बोला है, याद रखना, दोनों को जोड़ के उसने 16 बोला है। तो 12 प्लस 2 तो नहीं हो सकता, 10 प्लस 16 भी नहीं हो सकता, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब ये तब इजी है जब आप ऑड वन आउट कर दोगे। फॉर एन एग्जांपल, चारों ऑप्शन है और चारों का सम ही 16 आ रहा है, तो फिर आपको ये तरीका आना चाहिए। C सीरीज बराबर C1 C2 पता नहीं है, बट C1 प्लस C2 पता है 16 है, और ये हमें पता है 3 है, और ये हमें पता है 3 है। तो C1 C2 कितना हो जाएगा? 48 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना? 48 माइक्रोफैरेड, नॉट माइक्रो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है तो पिको फैरेड हो जाएगा। वो वैसे वो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये 48 है। तो अब आप देखो, 8 8 जा 64, 12 4 जा 48, ये सही है। व्हाट इफ आंसर में ऐसा होता कि C1 C2 48 ही हो रहा होता? समझ रहे हो?
तो फिर आपको पूरा लंबा प्रोसीजर वो वाला जो इक्वेशन है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2 बराबर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर करना पड़ता है। पर इतना लंबा हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को तो स्मार्ट वर्क खेलना है। और स्मार्ट वर्क क्या बोलता है? स्मार्ट वर्क सिर्फ इतना बोलता है कि भाई पहले आप ऑड वन आउट कर लो। पहले तो हमने दो ऑप्शंस को वैसे ही एलिमिनेट करा, 8 प्लस 8 16, 12 प्लस 4 16, इसका मतलब ए अभी। फिर हमने C1 C2 निकाला तो 48 आया, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 which is the wrong answer. Yes, 12 4 जा 48 which is a right answer. So this is the correct answer and I hope this is very very clear to you all. मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही है? गॉट बच्चा? अगला सवाल। ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क ले लेना चाहिए। क्या बोल रहा है कि सर एक माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स कितने, एक माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में जोड़ूं सो दैट उनका जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब आए और पोटेंशियल 110 वोल्ट मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को, पॉज करके चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि सर 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है ना। ये जो अभी पिछला क्वेश्चन था ना उसमें चार्ज पूछा, इसमें आपसे 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। पॉज करके एक बार कर लो, देखो कुछ नहीं बोल रहा, कह रहे सर 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, उसके सीरीज में 2 और लगा हुआ है और उसके सीरीज में 3 और लगा हुआ है, ठीक है ना, 3 और लगा हुआ है और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 11 वोल्ट है, वो आपका 11 वोल्ट है। तो इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी अलग होता है, V1 V2 और V3। आपको बेसिकली V1 पूछना है, आपको बेसिकली V1 जानना है, बट उसके लिए क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है तो टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज जानने के लिए पहले आपको C सीरीज निकालना पड़ेगा। 1/C सीरीज बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, सही है। LCM आ जाएगा 6, तो दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 2 1/C सीरीज, और आई कैन से C सीरीज बराबर 6/11 माइक्रोफैरेड, सही है। और आई कैन से C सीरीज बराबर 6/11 माइक्रोफैरेड, ये भी सही है। C सीरीज है 6/11 माइक्रोफैरेड, सही है। अगर आप आगे ध्यान से देखोगे तो C सीरीज समझ में आ गया, Q बराबर C सीरीज इंटू V हो जाएगा, माने 6/11 माइक्रो इंटू 11, तो ये माइक्रो अभी हटा दो, लास्ट में माइक्रो कूलम्ब भी लिख देना पूरा, ठीक है ना। ये कट जाएगा तो टोटल चार्ज जो आ रहा है वो 6 माइक्रो कूलम्ब आ रहा है। हमें तो V1 चाहिए था, तो V1 बराबर Q/C1, चार्ज है 6 माइक्रो कूलम्ब, C1 इज 1 माइक्रो फैरेड, कट जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा आंसर। माने पहले वाले के अक्रॉस 6 वोल्ट, दूसरे वाले के अक्रॉस 6/2 3 वोल्ट और तीसरे वाले के अक्रॉस 2 वोल्ट, तो 6 3 9 2 11। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप आपका कम होता जा रहा है फॉर सेम चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तभी तो बोलता है Q बराबर CV। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। हमें पहले C सीरीज निकालना था, फिर हमने वहां से चार्ज निकाला, फिर हमने एक के अक्रॉस पोटेंशियल निकालनी, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन जब 2 बैटरी दे रखी हो उसने, तो अक्सर हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कह रहा है 2 माइक्रोफैरेड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, कह रहा है इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। अब ये समझ में नहीं आता भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। ये असल में हमें समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। आपको कुछ नहीं करना भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां पर ये जो है, एक तो मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना पड़ेगा, 16 - 6 10। बात समझ में आ गई? जब मैंने एक ही बैटरी कन्वर्ट कर ली ना ऐसे करके, तो अब ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बन गया। अब ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बन गया, नहीं समझे भाई? ये 16 ये 6 है, तो नेट बैटरी नेट सेल कितना लग गया, नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 16 - 6 10। अब ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप टोटल चार्ज निकाल लोगे, फिर उसके बाद जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था V1 बराबर Q/C कर दोगे आप। मेरे हिसाब से आपका समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये माइक्रोफैरेड है, याद रख लेना, और ये भी माइक्रोफैरेड।
आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही है आप सभी को। प्लीज नोट दिस डाउन, है ना, प्लीज को नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन क्या है, शायद आपको उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। 15 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, 15 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, 15 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और साथ ही साथ में बच्चे 15 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और ये एक मेरी सेल लगी हुई है, ये एक मेरी सेल लगी हुई है। और आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस के लिए भी आप चार्ज को डिवाइड करोगे, एक चार्ज इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, अब इधर वाला चार्ज तो कहीं डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि ये वाले जो 3 है ये सीरीज में है, ये वाले जो 3 है ये आपके सीरीज में है, और उसके फिर पैरेलल में वो लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, 15 15 15 15 बाई 3 हो जाएगा भाई। इसका जो सी सीरीज करोगे आप, वो तो आपका 15 बाई 3 हो जाएगा सीधा सीधा, मानी 5 माइक्रोफैरेड। अल्टीमेटली एक का 5 है और एक का 15 है पैरेलल में, और फिर इधर आपने एक सेल लगा रखी, ये 15 और ये 5, तो 5 + 15 20 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। 5 + 15 20 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज नोट दिस डाउन एज वेल। इस क्वेश्चन को भी आपने नोट कर ही लिया, बढ़िया था मामला, बिल्कुल हमें समझ में भी आ गया आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे और आपने क्या बोला। अगले पे चलते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट। यहां पर भी वो कह रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। यहां पर भी वो हमसे यही बोल रहा है कि सर इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। भाई पहले आप ये देखो, ये 4 और ये 4 को जब आप हटाओगे, सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका 2 बन गया, इनका 2 बन गया, बिल्कुल सही है सर। 2 के साथ तो 4 है पैरेलल में, ये भी ठीक बात है यार, 2 के साथ तो 4 पैरेलल में, फिर ये 4 और 4 का बन गया सीरीज विच इज 2, फिर ये 4 और 4 का सीरीज विच इज 2, ये भी ठीक है यार। अब ये 2 4 और 2 सीधा सीधा ऐड कर दो भाई, तीनों पैरेलल में है, 2 + 4 + 2 मानी 8 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर, मानी 8 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बड़ा इजी क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चा, आई होप सो। लेट्स मूव अहेड। 4 capacitors are connected in a circuit as shown in the figure. The effective capacitance in P and Q। यहां पर P और Q तो है नहीं, ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, चलो कोई ना, इस वाले को कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर्स, क्योंकि यही सेम फिगर उधर भी है, तो ये P और Q हमें पता नहीं है, बट इसमें हमें पता है कि 5 कैपेसिटर और इक्विवेलेंट क्या बताना है। पॉज करो वीडियो को, खुद से करने की कोशिश करो, देखो बनेगा आपसे। यहां पर थोड़ी सी एक अजीब सी बात होती है जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश करना चाहता हूं। यूं तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे साथ, यूं तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे साथ, एक टॉपिक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, वहां पर रेजिस्टर होते हैं, आप यहां पर कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसे करके, और एक ऐसा लगाएगा मान लेते, ये C1 ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं,
C3 ले लेते हैं, C4 ले लेते हैं और ये C5 ले लेते हैं। अब इसमें आप एक बात याद रखना, इफ C1 by C2 is equals to C3 by C4, देन या 3 इधर आ जाएगा तो C1 by C3 भी बोल सकते हो, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ठीक है ना, समझ में आ गया। C1 by C2 बराबर C3 by C4 या C1 by C3 बराबर C2 by C4। देन इसको आप बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हो, तब हम इसको कैसा बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। और बैलेंस्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो C5 है इसके पास कोई चार्ज नहीं जाएगा, थर्ड चैप्टर में रेजिस्टेंस होता है, उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक हिसाब से शॉर्ट हो गया। अब जब ये शॉर्ट हो गया तो इस केस में अब आप कैसे बनाओगे ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके पास जो पॉइंट्स है आप उन पॉइंट्स को ले लो और ये प्रैक्टिस से बनेंगी। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने आपको पता चलता रहेगा। ए बी पॉइंट्स है तो पहले आप यही बना लो, आप ये देखो ए बी, राइट है जी। फिर उसके बाद आपका क्या है, ए और डी भी है, तो ये ए है और ये बी है। सिमिलरली ए के साथ एक डी पॉइंट भी है, ये लीजिए, आपने यहां पर आपने ए के साथ बी पॉइंट बनाया और आपने ए के साथ ही डी पॉइंट भी बनाया, सही है, बिल्कुल ठीक है। इधर से बी के साथ आपका सी पॉइंट भी है और बी के साथ डी पॉइंट भी है, तो बी के साथ एक आपने सी पॉइंट बनाया और बी के साथ डी पॉइंट तो ऑलरेडी बना हुआ। तो ए बी के बीच में भी कैपेसिटर था, बी और सी के बीच में भी कैपेसिटर था, सी और डी के बीच में भी कैपेसिटर था, ए और डी के बीच में और बी और डी के बीच में भी कैपेसिटर, सही है। वैसा ही बन गया जैसे मैं बना रहा था, ए बी के बीच में 4, बी और डी के बीच में 8, बी और सी के बीच में 4, सी और डी के बीच में 4, सही है। ये आपके कुल मिला के कैपेसिटर्स हो गए, सही है। ए और डी के बीच में कितना है, 4। अब आप यहां से एक बात तो समझ में आ गई आपको कि 4/4 4/4 रेशियो तो बराबर है। नाउ एज C1 by C2 इज इक्वल्स टू C3 by C4, तो ये बीच वाला तो खत्म हो गया भाई, 8 वाले का कोई मतलब ही नहीं बचा। अभी जब 8 वाले का कोई मतलब ही नहीं बचा तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा क्या, 4 4 भैया, ये 4 और 4 और ये नीचे वाले 4 और 4, सो 4 4 का तो 2 हो गया और 4 4 का भी 2 हो गया, तो 2 और 2, इसका मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा, है ना, सही है। 4 और 4 का 2 हो गया, इधर भी 4 और 4 का 2 हो गया और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 माइक्रोफैरड बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना। अब आप इन जनरल अगर आप देख के ही बताना चाहते हैं तो आप देख के भी बता सकते हैं, बहुत सिंपल है भाई। आप यहां से चलो, इधर देखो, चार्ज मान लो इधर गया, ठीक है जी, इधर सही है, चार्ज इधर भी गया, इधर जाके चार्ज इधर चला जाएगा सीधा इस पॉइंट पे, क्योंकि यार ऑलरेडी देखो इस वाले के पास चार्ज भेजने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, चार्ज को रास्ता मिल गया। देखो पहले यहां से इधर जाना था, उसको जरूरी था, और इधर भी जाना था, सही है, इधर। अब इस पॉइंट पे आके चार्ज यहां से चला गया, उसको सी पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, तो वो बीच में क्यों खुद को फंसाएगा। तो वहां से भी आप कह सकते हो कि शॉर्ट हो गया, चार्ज जा ही नहीं रहा। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दिस इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां पर वो कहता है अगर दो कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर है 4 आर्म्स में से, ठीक है ना, तो फिर वो आपका एक बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन है। और बैलेंस्ड कंडीशन व्हीटस्टोन का क्या बोलता है कि भैया जो बीच वाला था वो आपका, उसके अक्रॉस चार्ज नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस में कहते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो उसके अक्रॉस कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है ना बच्चा। ये क्लियर है भाई? इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। गॉट इट गाइस? एक इसी तरीके का एक और प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इधर ई लगा लेना भाई, कल को बोलोगे सर आपने स्पेलिंग गलत लिखवाई। फॉर द गिवन सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज, आपको मैं फिर इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये P है, ये C है, ये भी C है और ये Q है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कैसे बनेंगे आपके? बहुत सिंपल सी बात है और बहुत प्यारी सी बात है। कैसा? बिल्कुल गौर से देखना बच्चा। जब ऐसे कनेक्टेड है ना तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, भाई देखो ये कॉमन वायर वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर, ठीक है ना। जब वायर है तो रेजिस्टेंस 0 है, माने पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लिया तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA ही होगा, क्योंकि वायर में जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं गया तो ड्रॉप तो होगा ही नहीं कुछ भी। इफ आई एम टेकिंग दिस एज VB
सो आई विल कंसिडर दिस पॉइंट एज ऑल्सो वीबी, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़े हुए आपस में, तो वो वीबी तो ये भी वीबी हो गया। सही है ना भाई? मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर है। पहले आप ये ए बी बी ए बी, तीन कैपेसिटर ऐसे जो ए और बी के बीच में जुड़े हैं, तो आपने क्या करना था? आपने सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट ले लेना था, आपने बी पॉइंट ले लेना था, इनके बीच में आपने ये कनेक्ट करा, फिर आपने बीच में ये कनेक्ट करा, फिर आपने बीच में ये कनेक्ट करा, सी 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 ऐसे कनेक्शन कर दिया आपने। मैंने कहा ठीक बात है। इधर जब आपका चार्ज जाने की, भाई देखो चार्ज यहां से सीधा यहां चला जाएगा और फिर इधर चला जाएगा, इधर बीच में गया ही नहीं, तो एक हिसाब से ये वाला भी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। तो एक हिसाब से ये वाला भी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा। अभी जब ये वाला भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस वाले के अक्रॉस भी चार्ज नहीं जा रहा, तो इसका तो एक बड़ा बेसिक सा फंडा है, बड़ा बेसिक सा मतलब है। और वो क्या मतलब है बच्चा? सी 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 हो गया। बहुत बेसिक सा मतलब ये हो गया बेटा कि सर इसके साथ बस सिर्फ एक और लगा दो, यहां पर एक और लगा दो, यहां पर सी, दैट्स इट, पी क्यू। सी 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 का 3C हो गया, तो इसको आप ऐसे बना रहे हो 3C, और फिर उसके सीरीज में एक सी और लगा दिया, पी और क्यू। अब इसको आप करोगे 3C इंटू सी, C1 C2 अपॉन 3C प्लस सी, यानी 3C स्क्वायर बाई 4C, सी से सी कट गया, so this is basically 3C by 4. So this is basically 3C by 4. And I hope this is very, very clear to you all. And I hope this is very, very and very clear to you all. क्या मेरी बात समझ में आया? For the given circuit, the equivalent capacitance between P and Q is 3C by 4. मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। ठीक है जी, क्लियर है भैया? अब इस तरीके के आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है ना? तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको काफी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार मजे आ रहे हैं, ठीक है ना? क्या बोल रहा है सर? इन द सर्किट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, सॉरी उसमें तो सिर्फ 4.5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस ही पूछा है। कुछ भी हो, आपको पहले तो यार टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, और उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना जरूरी है आपके पास। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ही पड़ेगा भाई। इसके अक्रॉस चार्ज जाएगा टोटल, कुछ क्यू चार्ज जाएगा इसके अक्रॉस, वो इसके अक्रॉस भी सेम ही जाएगा, इन दोनों का सीरीज करना पड़ेगा पैरेलल। 6 और 3 का पैरेलल बन गया। इसका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है बेटा? वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, 4.5 माइक्रोफैरेड और इधर आपका 3 और 6 का 9 माइक्रोफैरेड, क्योंकि पैरेलल है, और यहां मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सही है? अब पहले इनका कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो C1 C2 भैया, C सीरीज बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका मतलब C सीरीज बराबर 4.5 इंटू 9 बाई 4.5 प्लस 9 13.5, ये हो गया 4 से, ठीक है ना? सॉरी ये क्या हो गया 3 से, और ये 3 3 9, तो C सीरीज कितना हो गया भाई? 3 माइक्रोफैरेड। कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफैरेड है, तो चार्ज क्या निकलेगा? C सीरीज बाई V, माने 3 माइक्रोफैरेड बटे में 12 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर CV होता है ना, सॉरी उल्टा लग दिया, हाँ Q बराबर CV होता ना, उल्टा कर दिया मैंने, डिवाइड क्यों कर रहा हूं? Q बराबर CV माने 3 माइक्रोफैरेड इंटू 12 वोल्ट, और आई कैन से 36 माइक्रोकुलाम। चार्ज मेरा 36 माइक्रोकुलाम जाएगा। कॉन्सेप्ट समझे? पहले आपने इसका कॉम्बिनेशन करा, 3 और 6 का 9 बन गया, फिर 4.5 और 9 का सीरीज बनाया, 3 बन गया, 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना? अब जब ऐसी बात है तो Q बराबर CV होता है, C इज 3 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल इज 12 वोल्ट, तो चार्ज आपका हो गया 36 माइक्रोकुलाम। जब चार्ज आपका 36 माइक्रोकुलाम है तो इधर से आपका V1 क्या हो जाएगा? Q बाई C1, और आई कैन से 36 माइक्रोकुलाम बाई C1 इज 4.5 माइक्रोफैरेड, 4 × 32, तो 8 हो गया, ये कट जाएगा, तो V1 हो जाएगा 8 वोल्ट। तो V1 क्या हो जाएगा आपका? 8 वोल्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया V1 कितना हो गया? 8 वोल्ट हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चा पार्टी, ठीक है जी, क्लियर है भाई? प्लीज नोट करिए आप इसको। अब ये देखो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन इसने पूछा, एनर्जी और कैपेसिटेंस हाफ CV स्क्वायर, फॉर्मूला था सीधा। अब ऐसे इसके बाद जो एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस रह गए ना, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना? एक अलग सेशन ले लेंगे हम इसका, जो भी ये क्वेश्चन PDF में बच गए
ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन रह गए ये हम किसी और दिन किसी और क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि यार चैप्टर 3 ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है ना, उसके भी सेशंस हो रहे हैं, तो आपको उसको भी कर लेना चाहिए, साथ साथ में आपको उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। पीडीएफ की 2 क्लासेस हो गई हमारी, ठीक है ना। कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने काफी सारे सवाल कर लिए, पहले भी करवा रखे थे, दोबारा से एक बार फिर कर ली। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आपको। लाइक जरूर करिएगा सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही के अगले क्लास में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चे पार्टी। बाय गाइस, बाय अलर्न, यस, जय हिंद।